हाँ जी। हाँ, चलो घटाएं, हर रचना के पीछे एक इतिहास जुड़ा हुआ है। मैं इतना बता रहा हूँ, जो 5 साल वाली बात मैंने उठाई थी ना, तो उसका वो व्यर्थ में प्रलाप नहीं है, उसके साथ जुड़ाव है। एक कवि सदा कवि होता है, जब लिख रहा होता है तब भी, नहीं लिख रहा होता है तब भी, क्योंकि वहाँ कुछ पच रहा होता है, वो कुछ रच रहा होता है। जो हमेशा पचते हुए नहीं रचेगा, पचाते हुए, वो रचना नहीं कर पाएगा। जो बचेगा वो रचेगा नहीं, जो रचेगा नहीं वो टिकेगा नहीं। सुनो, घटाएं, इसमें भारत की कृषि क्रांति का भी संदर्भ तुम पाओगे और नगर और देहात को भी पाओगे। खेत की जब बात हमने श्याम से पूछी, श्याम ने सोचा हो रही है मूछ नीची। शब्दों का व्यवहार देखेंगे। उसने बढ़ा दी बात, झगड़ा ठन गया तब, हमको दबाने के लिए ही पुलिस पहुंची। हम बढ़े आगे, चली गोली, लगन घायल, रघुआ की बहन घायल, शिव बदन घायल, मरे फागु वृद्ध चाचा, अगुआ वही थे, सन सनाता लगा पत्थर, खुद श्याम घायल। श्याम घायल ही हुआ है, मर नहीं पाया, गांव से पहरा पुलिस का हट नहीं पाया। जल रहे हैं खेत जलते झोंपड़े, लेकिन विद्रोह का मस्तक दमन से झुक नहीं पाया। संघर्ष जीवन का मरण से हो रहा है, अब रक्त का पथ मुक्ति का पथ हो रहा है। किसी भी मूल्य पर प्रतिशोध लेने को अब गांव का हर आदमी दृढ़ हो रहा है। पिताजी का यह पत्र है सामने मेरे, सांझ का अखबार भी है सामने मेरे। तैर जाता है नयन में चित्र फागु का, बहन रघुआ की खड़ी सी सामने मेरे। बीती बातें कविता में तुमने मेरे मैं को देखा था, बिल्कुल सर, देखा होगा। है कारखाने बंद, चिमनियाँ सोई, लग रहा जैसे नगर की धाड़ी नाड़ियाँ सोई। आतंक में उत्तेजना है हर जगह पर, बेचैन शासक वर्ग की अब नींद खोई। है शिव बदन घायल, हमारा स्वत्व घायल, रघुआ की बहन घायल, हमारा प्यार घायल। है शिव बदन घायल, हमारा स्वत्व घायल, रघुआ की बहन घायल, हमारा प्यार घायल। आग खेतों में मिलों में लगे ताले, हुआ है जिंदगी की बीन का हर तार घायल। एक पल हर आदमी कमजोर होता है, भावना का एक पल अतिरेक होता है। महसूस करता हूँ स्वयं को कुछ शिथिल में, उद्विग्नता का पुत्र भावोद्रेक होता है। उस दिवस का दृश्य सहसा याद आता है, एक भूला गीत जैसे याद आता है। राह में पलकें बिछाए आज भी कोई, नाम ले ले गांव में मुझको बुलाता है। लग रहा जैसे नदी में बाढ़ आई है, मित्र सारे आ गए घर, शाम आई है। हो रही है देर, ज्यों ज्यों घबरा रहा मन, डीह बाबा को मनाती आज माई है। वृद्ध बाबा और काका ढूंढने निकले, टार्च लाठी और छाता साथ ले निकले। बाजार से वापस पिताजी आ नहीं पाए, भीगता तन किंतु बबुआ बावले निकले। तो ढूंढते ही रह गए सब, मैं कहाँ मिलता। कविता के अंग कितने विचित्र होते हैं संगम। तो ढूंढते ही रह गए सब, मैं कहाँ मिलता। कौन जाता उस जगह पर मैं जहाँ मिलता। भीगता बस्ता लिए धनखर में अकेला, छोड़ कर मछली पकड़ना मैं नहीं हिलता। किंतु बबुआ की पकड़ में आ ही गया मैं, अपने किए का दंड भी पा ही गया मैं। चीखता मैं कान मेरे ऐठते काका, किंतु माँ को देखते घबरा गया मैं। डबडबाए वे नैन फिर याद आए हैं, आर्द्र वेला में वही पल तैर आए हैं। आज सुध के सिंधु में डुबकी लगाने पर, सीपियों के बीच मैंने रत्न पाए हैं। कुछ देर रुककर सोचता हूँ दृश्य, ए टुन्नू तेरे बोल दो बच्चा है के। कुछ देर रुककर सोचता हूँ दृश्य बदला, अब नहीं नादान धुरपा अब नहीं पगला।
तारुण्य का आरंभ कोई रूप सी साथिन, आ रहा है याद मुझको फिर प्यार पहला, निज सभी से दूर कितना हो रहा हूँ मैं, लग रहा मजबूरियों में खो रहा हूँ मैं, चारों तरफ है युद्ध के बादल उमड़ते, लिख रहा चिट्ठी के जैसे रो रहा हूँ मैं, देश में जब ब्लैक आउट सायरन गूंजे, है नहीं मुमकिन कि कोमल गीत तब गूंजे, किस तरह कोई करेगा प्रेम की बातें, विवश बनकर हाथ में जब आयरन टूटे। तो ये स्थितियां हैं नीरज, जो कह पाया हूँ, कहता जा रहा हूँ, है ना। इच्छा तो ये है कि सांस टूटे तो टूटे कलम न छूटे, लेकिन होता कहाँ है। सही, वर्तमान में आप क्या लिख रहे हैं सर? चलो अभी आप क्या लिख रहे हैं? सोच रहे हैं क्या लिख रहे हैं, ये कहना कठिन है। सर एक बात और, पूछो पूछो, निश्चिंत आपकी सबसे प्रिय रचना इतनी सारी है, उसमें सबसे ज्यादा करीब कौन सी है जो आपको आज भी, जब भी आप बहुत ही सेंटिमेंटल हो जाते हैं? सब सुत मोहि राम की नाई, हाँ, सब सुत मोहि, कैसे तुलसी बाबा ने कहा है ना, चारों लड़के तो मेरे लिए एक ही हैं, राम देत नहीं बने गोसाई। मतलब मेरे बोलने का वो अर्थ नहीं कि मैं समझ कवि रहा को हूँ। सभी चीजें प्रिय होती हैं, लेकिन कोई ऐसा घटना जो आपके लाइफ में घटा हो, आपने एकदम उसको मतलब एकदम मुक्तिबोध के प्रभावित विचार करने आपके वाला। काफी प्रिय हैं। मुक्तिबोध के जो विचार है क्या बोले? सर, आप मुक्तिबोध से काफी प्रभावित लगते हैं। मुक्तिबोध मेरे लिए एक सबक तो है। किन हाँ, अर्थों में? सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई, तुलसीदास ने कहा। तो इन रचनाओं में किसको अति प्रिय कहूँ और किसको अप्रिय कहूँ, बावजूद इसके मुझे लगता है कि मैंने अपना दायित्व पूरा दिन रचनाओं में किया है। उनमें वाल्मीकि की चिंता एक महत्वपूर्ण रचना है जी, है ना। बिल्कुल। और जो मन में आए तुम्हारे पूछो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ हाँ, तुम लोग आप सर, आपको कैसी चीज़ें पढ़ने में ज़्यादा रुचि होती है? मतलब आप एक रचनाकार हैं, उसके रचनाकार हमेशा एक अच्छा पाठक भी होता है और श्रोता भी होता है, तो किस तरह का? देखो, ये वैचारिक निबंध है। अच्छा, पढ़ना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। सर उदाहरण देके अगर बताएं। हाँ, उदाहरण अगर देके बताएं। अब जैसे मुक्तिबोध का पूरा गद्य, और काव्य कला से संबद्ध जयशंकर प्रसाद के लेख, अज्ञेय का यात्रा वृत्त, रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना के चारों भाग, ये वे ग्रंथ हैं जो मुझे बार बार खींचते हैं और कुछ सिखलाते हुए नजर आते हैं, या कहो कि टार्च बियरर हैं ये। सर आप अस्तित्ववादी दर्शन को किस रूप में मानते हैं? क्योंकि अज्ञेय को अज्ञेय मतलब एक तरह से कहना चाहिए कहीं ना कहीं वो अस्तित्ववाद से जुड़ते हैं, तो उन्होंने जैसे कहा है कि हमारा मतलब पाश्चात्य प्रभाव के चलते जो अस्तित्ववाद भारत में आने की बात उठाई जाती है, वहाँ एक भूल यह होती है कि मनुष्य के ही नहीं, जीव मात्र के अस्तित्व को चिंता के केंद्र में भारतीय मनीषा ने शुरू से ही रखा है। इस अर्थ में मैं अस्तित्ववाद को महत्व देता हूँ, और अस्तित्ववाद तथा मार्क्सवाद का झगड़ा कृत्रिम झगड़ा लगता है मुझे। मुझे तो यह भी लगता है कि एक सही ढंग का रचनाकार अस्तित्ववाद
के मर्म को अस्वीकार नहीं कर सकता। अस्तित्ववाद अजनबीपन का प्रचारक मात्र नहीं है। जो कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो, जरूरी बात है। वह कहीं न कहीं मनुष्य को मनुष्य से और संपूर्ण मनुष्य जगत को जीव जगत से जोड़ता भी है। ठीक है सर, आप जिस पत्रिका के साथ जुड़े हैं, मैंने स्वयं अपना अखबार निकाला था, देवरिया टाइम्स नाम से, 1964 में, राइट, वो आया है। प्रस्थान नाम की एक लघु पत्रिका भी अपने मित्र अलख नारायण के सहयोग से मैंने निकाली थी, और प्रतिबद्ध नामक एक छोटी पत्रिका भी। वामपंथी पत्रिकाओं ने मुझे सम्मान के साथ छापा, जिनमें वाम, सामयिक, उत्तरार्ध, पुरुष के नाम तत्काल याद आते हैं। सर, पत्रिकाओं से जुड़े आपके कुछ अनुभव अगर बताएं, क्योंकि पत्रिका आजकल हो गया है कि कोई न कोई पत्रिका किसी न किसी विचारधारा की पोषक हो। आज की दिक्कत यह हो गई है कि पत्रिकाएं भी ड्राइंग रूम की सजावट जैसी स्थिति में अपने को पहुंचा रही हैं। मोटी, महंगी और सुंदरतम मुद्रण से सज्जित पत्रिकाएं वह भार नहीं वहन कर पा रही जो जनता को जगाने वाली पत्रिकाओं को करना चाहिए। मेरा संकेत ये है कि चाहे पहल हो, चाहे समकालीन सृजन हो, ये अपने आकार और अपने मूल्य और अपनी सामग्री के आधार पर सामान्य जनता के भीतर कोई जागरण नहीं पैदा कर पाएंगी, क्योंकि उनका लक्ष्य भी साधारण जनता नहीं है। लघु पत्रिका के बारे में मेरा आज भी मानना है कि अगर अधिक से अधिक 30 रुपये तक मूल्य रहे और सुरुचिपूर्ण ढंग से छपे, चकाचौंध को मुख्यता न दे, तो वह सार्थक होगी और लोगों तक पहुंच पाएगी। कोई भी साहित्यिक पत्रिका फिलहाल ऐसी नहीं है। कुछ बातें साफ ना हो रही हो तो सोच लेना, उसको कर लेना, होता बातचीत हो रही है ना। जी सर। सर, आपकी कविता के भाषा के संबंध में क्या विचार है? वो तो तुमने स्वयं देखा। हाँ, वो भाषा के विभिन्न स्तर होते हैं और हर कविता अपना एक खास फ्रेम लेकर आती है, अपनी भाषा लेकर आती है। जिन कवियों के यहाँ भाषा का एक ही स्तर लगातार मिलता है, वे एक रास्ता के शिकार होते हैं और लगता है कि उनकी साधना कहीं न कहीं कच्ची साधना। सर, आपके यहाँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं। बहुत ही विभिन्नताएं बहुत हैं। विविधतापूर्ण आपकी भाषा। अब ये अगर वो है तो वो अच्छा है। विषय कम की से एक बात विविधता। और, भाषा के बारे में एक बात मैं मानता ये हूँ कि जैसे हिंदी के साहित्यकार को संस्कृत से परहेज नहीं करना चाहिए, ये जोर देकर मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे उर्दू के अच्छे साहित्यकार को फारसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भारत की तमाम भाषाओं का उत्स कहीं न कहीं संस्कृत है। उत्स से कट करके कोई धारा नहीं बन सकती, जो दुर्भाग्यवश आज हमारे सामने घटित हो रहा है। एक बात और, भाषा का जब प्रयोग होता है साहित्य में, तो बोलचाल की भाषा को सृजनात्मक भाषा में, क्योंकि बिल्कुल बोलचाल की भाषा नहीं लाई जा सकती। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको सृजनात्मक भाषा बनाते समय क्या क्या मूल कठिनाइयाँ सामने आती हैं? एक कवि होने के नाते आप इस पे। मेरा तो अपना अनुभव है, जैसे मैंने महाप्राण निराला पर भी कविता लिखी है और उस कविता को सुनकर मैनेजर पांडे ने कहा था कि ये गंगा की पूजा गंगा जल से आपने की है ना। तो फिर मैं कहूँ कि हर कविता अपना स्तर, भाषा का स्तर लेकर आती है। उसमें
ग्राम और शहर और ये तमाम चीज़ें हैं ना, ये केवल बहस की बातें हैं, इनमें कोई तत्व नहीं है। जैसे आपने सुनी तो मेरी कई कई कविताएं आपने सुनी, और भी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अब जैसे लिट्टी पानी की भाषा, जी सर। क्या कहेंगे आप? अभिधा। बिल्कुल अच्छा, दूसरी ओर वाल्मीकि की चिंता की भाषा, क्या कहेंगे आप? अगर आप चौराहे पर कृष्ण को पढ़ने का मौका मिलेगा, पढ़ करके देखेंगे कि भाषा का एक और ही निखरा हुआ रूप वहाँ नजर आता है। तो इस बारे में कोई निश्चित मानदंड बनाना गलत है। बोलचाल की भाषा अगर सहज ढंग से कविता में आ जाती है तो हमें परहेज नहीं है उससे। मतलब स्वाभाविक रूप से आने के आप पक्षधर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर अंग्रेजी की भाषा